हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा बुक की, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 की, जिसका नाम है डॉक्टर फोस्टूस, जिसको लिखा किसने है? क्रिस्टोफर मार्लो। अब जो वीडियो है ये ड्यूस और एनसीएफ तीनों के लिए रहने वाली है, अगर आपके पास जो है ये सब्जेक्ट है। ये जो वीडियो है बेसिकली ये बीए ऑनर्स इंग्लिश वाले बच्चे, बीए प्रोग्राम जिसके पास इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है और सेमेस्टर 2 है उनका, तो ये उनके लिए वीडियो रहने वाली है जिसको हम देखने वाले हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये यूनिट रहने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मज़ा भी आपको काफ़ी आने वाला है, क्योंकि फ़नी भी है थोड़ा सा ये। आगे चले, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे चले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पहले किसके बारे में जानेंगे? क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जानेंगे। ठीक है भाई, तो है कौन ये? तो बेसिकली एक फेमस इंग्लिश प्ले राइट है ये, जिनका जन्म जो है 1564 में होता है और सेम ईयर है शेक्सपियर का। मतलब कि जो विलियम शेक्सपियर है उनका जन्म भी जो है इसी ईयर में होता है 1564 में। और दोनों ही क्या है भाई? क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर दोनों ही क्या है भाई? प्ले राइट है, जो कि प्ले लिखते हैं। समझ आ रहा है? और जो मार्लो है भाई, इन्होंने बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी है और अपनी जो एमए है इन्होंने 1587 में जो है कंप्लीट करी है। अगर इनके प्ले की बात करूं जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं, जो काफ़ी फेमस भी हैं, जैसे कि भाई टेम्बुरलेन पार्ट 1 एंड 2, द ज्यू ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकंड एंड डॉक्टर फोस्टूस, जो हम पढ़ भी रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। समझ रहे हो? आगे चले, अब इनका ना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तो इन्होंने ना ब्लैंक वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रखा है किसके अंदर? इंग्लिश ड्रामा के अंदर। मतलब कि ब्लैंक वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? अनराइम्ड। जैसा पोएम वगैरह पढ़ते हो तो आप देखते हो ना, एक राइम से ही बन रही होती है, जैसे कि मज़ा आ रहा होता है, म्यूजिकल लग रहा होता है। इन्होंने क्या करा? ब्लैंक वर्ड्स इंट्रोड्यूस करा। इसका मतलब क्या है? अनराइम। जो प्ले लिखते हैं ना ये अनराइम्ड होते हैं, फिर भी एक रिदम देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं ब्लैंक वर्ड्स, जो कि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा है। और इन्होंने अपने प्ले के अंदर जो है एम्बिशियस हीरोज को क्रिएट करा है। एम्बिशियस हीरो मतलब जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ ठान ले रहे हैं और उस आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हैं, बट उनको वो अचीव करना है, इनको बोलते हैं एम्बिशियस हीरो। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई क्या है, ये ओवर रीचर्स है। मतलब जहाँ पर पहुँचना चाहिए ना, ये उससे ज़्यादा पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ये आपको समझ आएगा जैसे ये यूनिट एंड हो रही होगी। तो उन्होंने ऐसे जो है हीरोज क्रिएट करे अपने प्ले के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई टेम्बुरलेन है ये, जो कि वर्ल्ड को कॉन्कर करना ये चाहता था। ऐसे एक फोस्टूस है जो यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो कि अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर इसको चाहिए थी। अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए भाई, ज्ञानी बनना पूरा। वैसे स्कॉलर था ये, जर्मनी में पढ़ता था, ठीक है, और नॉलेज से, लेकिन ये अनलिमिटेड नॉलेज चाहता था और पावर ही चाहता था, ताकि पूरी जर्मनी पे ये रूल भी कर सके। ठीक है, अब बैकग्राउंड की बात करूं तो जो क्रिस्टोफर मार्लो है ना, इनका बैकग्राउंड कौन सा है? ये किस टाइम के अपने प्लेराइट लिखते हैं? ये जो आपने सुना होगा रेनिसेंस, मतलब कि पुनर्जागरण आपने सुना होगा, तो उस टाइम के बेसिकली क्या क्रिस्टोफर मार्लो है। तो वो जो रेनिसेंस पीरियड है ना, बेसिकली एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर और नॉलेज का माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो है ना, लोग जो चर्च वगैरह हो गए थे, वो जो उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ थी उसको काउंटर करने लग गए थे। क्योंकि पहले ना भाई रिलीजन का, धर्म का बहुत जो है एक लोगों पर बड़ा प्रभाव था, लेकिन जैसे ये पीरियड आता है ना रेनेसेंस वाला, तो लोगों के मन से जो है रिलीजन का जो भूत थोड़ा हटता है। क्योंकि जो चर्च बता देता था है ना, वही लोग समझ लेते थे, लेकिन अब लोग क्वेश्चन करना सीख गए थे सबसे। तो वही चीज़ है। तो ये एज जो मानी जाती है रेनेसेंस वाली, ये एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर और नॉलेज की मानी जाती है। और डॉक्टर फोस्टूस इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जो कि गॉड को ना मानकर कुछ और ही नॉलेज चाहता है, पावर चाहता है। समझ रहे हो भाई? तो रेनेसेंस पीरियड का मतलब क्या हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, मतलब फिर से जागना, या पुनर्जन्म भी आप कह सकते हो। तो उस एज के जो है क्या है अपने ये, तो उस टाइम के क्रिस्टोफर मार्लो हैं जो कि प्ले लिखते हैं। आगे चले, इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो रेबेलियस नेचर है भाई क्रिस्टोफर मार्लो का। और क्वेश्चन रिलीजन, मतलब जो रिलीजन को क्वेश्चन करा इन्होंने, ऐसे नहीं जो बता दिया उसको मान लिया। और कोल्ड अनकन्वेंशनल थिंकर, ठीक है भाई, जो कि इनको एक थिंकर माना जाता है, जो कि अनकन्वेंशनली सोचते हैं। अब इनकी डेथ कब होती है भाई? आपको इनकी पर्सनैलिटी देख के लगा होगा, जैसे ये नेचर रेबेलियस नेचर के हैं, रिलीजन को क्वेश्चन करते हैं, ये थिंकर है थोड़े, मतलब कि एज इट इज़ नहीं मान लेते, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो लोग सोचते थे कि जो ये लिखते हैं ना,
जो ये प्ले लिखते हैं ये एंटी रिलीजियस आइडियाज़ हैं। अपने प्ले के अंदर ये एंटी रिलीजन वाली बातें करते हैं, एंटी रिलीजियस ये बातें लिखते हैं। तो इसी वजह से इसके एक्यूज थे, लेकिन अब इनका झगड़ा हो जाता है कहाँ पर, एक टैवन में, और वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है कब, 1593 में। तो किल्ड इन टैवर्न फाइट। टैवर्न फाइट का मतलब आप समझते हो, देखो टैवर्न का मतलब क्या होता है, टैवर्न का मतलब हो गया बार, ठीक है, या क्लब टाइप आप मान लो, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है ड्रिंक वगैरह मिलती है, फूड वगैरह मिल जाता है, ड्रिंक फूड। तो वहाँ पर क्या है किनके भाई क्रिस्टोफर मार्लो की क्या हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, किसके ऊपर, एक बिल को लेकर। किसको लेकर भाई, एक बिल को लेकर। तो बिल को लेकर झगड़ा हो जाता है, उसी में क्या हो जाती है भाई, जो आसपास सामान रखा रहता है उसको वो फेंकना चालू कर देते हैं आपस में। 3 लोग थे आपस में, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो थे और 2 और थे। तो बिल को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो आसपास का सामान एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हथियार वगैरह तो थे ही नहीं। तो वही चीज़ है, तो उनमें उस टाइम पे क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है टैवन फाइट के अंदर, जो कि 1593 में। किस एज में इनकी डेथ हुई थी, 29 ईयर्स की एज में। समझ रहे हो भाई, आगे चलते हैं। अब जब इस यूनिट को हम पढ़ेंगे तो हमें कौन कौन से लर्निंग देखने को मिलेगी, यानी इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात हम करते हैं। तो जब ये यूनिट हम पढ़ेंगे तो हम मार्लोस की लाइफ के बारे में जानेंगे, जो हम पढ़ भी चुके हैं। प्ले का बैकग्राउंड क्या है ये हम समझेंगे। कोरस का रोल क्या रहता है ये भी हम समझेंगे। कोरस क्या होता है, जो प्ले को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनका रोल क्या है। थीम को डिस्कस हम करेंगे, करेक्टर, मोरालिटी प्लेस क्या होते हैं, और रेनेसेंस वर्सेस रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ेंगे। रेनेसेंस मतलब जहाँ पर लोग जाग रहे थे, नॉलेज की बात कर रहे थे, ज्ञान लेना स्टार्ट कर रहे थे, और एक रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की बात हम करेंगे। वे किस प्रकार से दोनों क्या है, अपोजिट एक दूसरे के, और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है दोनों के बीच में। समझ आ रहा है भाई, आगे चलते हैं। फोस्टस द लीजेंड, ठीक है, ऐसी हेडिंग आपकी बुक में दे रखी है, मजा आएगा पढ़े, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये प्ले रहने वाला है। तो फोस्टस है कौन, तो ये एक स्कॉलर है, मैजिशियन है, और एक फॉर्च्यून टेलर भी है ये, जो कि काफ़ी प्राउड फील करता है और काफ़ी एम्बिशियस है, कुछ भी ये कुछ करना चाहता है, काफ़ी एम्बिशियस है। अब इसका मेन आइडिया क्या है, ही सोल्ड हिज सोल टू द डेविल इन एक्सचेंज फॉर पावर एंड प्लेजर। आपको समझ आ जाएगा। तो इसके दिमाग में क्या चलता है कि मैं ना अपनी सोल, अपनी आत्मा को बेच दूंगा, किसको, डेविल को, किसके लिए, पावर के लिए और प्लेजर के लिए, अपने मजे के लिए, पावर के लिए मैं अपनी सोल बेच दूंगा, ठीक है। ये इसका मेन आइडिया इसके दिमाग में चल रहा था। अभी ना थोड़ा बैकग्राउंड जो है ना अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी डेथ कैसे होती है, लाइफ क्या है इसकी भाई, तो एक इमोरल लाइफ जीता है। मोरल लाइफ क्या होती है, जैसे आप लोग जी रहे हो, है ना, आप एक नैतिक लाइफ जी रहे हो, जो एक जैसे जीनी चाहिए, बिना कोई गंदे काम किए, है ना, लोगों की मदद करके, एक मोरल लाइफ होती है। लेकिन जो फोस्टस है ये एक इमोरल लाइफ जीता है ये, और इसकी डेथ काफ़ी हॉरिबल होती है भाई, जो कि आपको एंड में पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगा वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और जो उसकी डेथ हुई है ना, एक तरह से आप कह लो पनिशमेंट थी, वो सीन एज पनिशमेंट, जो उसकी डेथ एज ए पनिशमेंट के तौर पर ये हुई थी। अब इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट क्या है, तो एट दैट टाइम पीपल बिलीव्ड इन मैजिक, विच क्राफ्ट एंड डेविल। तो जो ये फोस्टस का टाइम था ना, तो उस टाइम पे लोग मैजिक पे भी विश्वास करते थे, विच क्राफ्ट पे भी जो लोग हैं वो विश्वास करा करते थे, और डेविल पर भी जो है विश्वास करा करते थे। डेविल वगैरह आप समझते हो ना। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये वही टाइम था जिस टाइम पे रिफॉर्मेशन भी हो रहे थे भाई, है ना, बदलाव भी आ रहे थे, और एंटी पोप फीलिंग भी स्ट्रोंग हो रही थी। आपको पता होगा पोप कौन होता है, जो चर्च का मेन बंदा होता है, चर्च का मुखिया आप कह सकते हो, चर्च का मुखिया टाइप जो होता है उसको पोप बोला जाता है। तो एंटी पोप फीलिंग जो है इस टाइम पर बहुत स्ट्रांग होने लग गई थी लोगों के बीच में। लोग क्वेश्चन करने लग गए थे पोप को, क्यों भाई, क्योंकि ये ना जो बाइबल होती है आपको पता होगा इनकी, तो ये बाइबल को अपने हिसाब से बता देते थे, उसमें क्या लिखा है एक्चुअल में वो नहीं बताते थे, ठीक है। ये आपने मार्टिन लूथर के बारे में भी सुना होगा, वो काफ़ी फेमस है इस टाइम के। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हमें जो है गॉड से जुड़ने के लिए किसी बिचौले, किसी एक तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये चर्च अपने आप को क्या इसका ठेकेदार बनाने लग गया था भाई, कि तुम्हें भगवान से जुड़ना है तो हमसे जुड़ो, वही वाली चीज़ है। तो ये लोग पहले ब्लाइंडली फॉलो करते थे इनको, लेकिन इस टाइम पे जो कि अपना रिफॉर्मेशन वाला पीरियड है, रेनेसेंस वाला पीरियड है, तो एंटी पोप फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, एंड रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस प्ले का। आपको समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस प्ले का। अब डॉक्टर फोस्टूस द टेक्स्ट, देखो भाई, तो दो मेजर इन्फ्लुएंस हैं इस प्ले के। एक है भाई रेनेसेंस, जो आपको पता ही है, और मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस आप समझते हो ना, जहाँ पर भाई इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाती है ना, जैसे कि भाई गुड वर्सेस बैड, और आप सुनोगे इसमें जो आगे पढ़ोगे गुड एंजल और वर्सेस बैड एंजल। गुड वर्सेस बैड एंजल मत समझते, जैसे कि आपका एक गुड साइड और एक आपकी बैड साइड। जब कुछ करने जा रहे हो, गुड साइड कुछ और बोलती है और आपकी बैड साइड कुछ और बोलती है। जैसे कि भाई आपने कोई कार्टून वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जब कोई कुछ काम करने जा रहा होता है तो उसकी राइट साइड, जो उसकी अच्छी साइड होती है, वो बोलता है कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कि बैड साइड होती है वो क्या बोलता है, अरे भाई इस काम को कर ले। है तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो मोरालिटी प्लेज में यही सब दिखाया जाता है, अच्छा क्या बुरा क्या, गुड और गुड एंजल बैड एंजल डेविल वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें दिखाई जाती है मोरालिटी प्लेस के अंदर। तो इस प्ले के तो मेजर इन्फ्लुएंस क्या है, वो यही है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं भाई, क्योंकि प्ले जो है गुड वर्सेस एविल दिखाता है और ह्यूमन एम्बिशियस और रिलीजन को दिखाता है। ठीक है भाई, कि ह्यूमन का जो एम्बिशन होता है, कुछ करने की चाह होती है, और जो रिलीजन होता है, इन दोनों के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, ये भी हमें जो है इस प्ले में दिखाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब आगे हम बात करें, अब जो ये प्ले है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है वो कमिटमेंट टू एविल की बात करता है, सेकंड जो है यूज़ ऑफ पावर की बात करता है, और जो थर्ड पार्ट है अपना वो डोमिनेशन की बात करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम कमिटमेंट टू एविल की बात हम करेंगे, देन हम पावर की बात करेंगे, भाई पावर का यूज़ कैसे करता है कौन, फोस्टूस, और देन हम बात करेंगे डोमिनेशन की। क्या होता है भाई डोमिनेशन? डोमिनेशन सिंपल सा है, आपने कुछ बुरा काम किया है, अब आपको कहाँ जाओगे, अब आप हेल में जाओगे। हेल समझते हो, नरक। तो फोस्टूस किस तरीके से नरक में जाता है, हेल में जाता है, तो वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्यों जाता है आपको पता है, मैंने हल्का सा पीछे बताया भाई, वो अनलिमिटेड पावर नॉलेज चाहता था और अपनी सोल को वो बेच रहा है, किससे, डेविल को बेच रहा है, प्लेजर के लिए, पावर के लिए। वो आपको एंड होते हुए समझ आएगा। जस्ट अभी इतना समझो, ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं प्ले के, तो वो 3 पार्ट है टोटल, समझ आ गया। अब यहाँ पर भी जस्ट बेसिक हम बात करेंगे कमिटमेंट टू एविल की, देन यूज ऑफ पावर की एंड डोमिनेशन की। ओके, तो कमिटमेंट टू एविल क्या है भाई, तो यहाँ पर जो फोस्टूस है ना, वो ब्लैक मैजिक को चूज करता है और गॉड को रिजेक्ट कर देता है। मतलब गॉड वगैरह मैं नहीं मानता भाई, मुझे ज़्यादा पावर चाहिए, मैं गॉड से भी ऊपर हो जाऊंगा। ठीक है, और ब्लैक मैजिक को ये चूज कर लेता है। और यूज ऑफ पावर में क्या करता है भाई, तो अपनी पावर को, भाई आप सोचते हो कि अपनी पावर को यार बहुत तगड़े तरीके से यूज करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फन और ट्रिक्स में, बिल्कुल बच्चों वाली चीजों में जो है ये यूज करता है। आगे आप समझोगे, जैसे भाई ग्रैब से ले आया है ना, घोड़े को घास में बदल दिया, तो ऐसे कुछ फन ट्रिक्स थी। तो ये करने आप अपनी पावर को ऐसे फन और ट्रिक्स में यूज करता था। ठीक है, एंड डज नॉट अचीव रियल गोल्स, जो ये एक्चुअल में पूरे जर्मनी को रूल करना चाहता था या पूरे वर्ल्ड को रूल करना ये चाह रहा है ना, तो इसको ये अचीव ही नहीं कर पाते जो उसके रियल गोल्स थे। समझ आ गया। और डोमिनेशन में क्या है भाई, जो लास्ट पार्ट है अपना, इसमें रिग्रेट फील करता है, सोचता है कि यार मैंने गलत करा, मेरे को अपनी सोल नहीं बेचनी चाहिए थी, और कैन नॉट रेपेंट। रेपेंट आप समझते हो क्या होता है, कि भाई ये बुरा काम कर दिया, अब गॉड से सॉरी मान लेना। ठीक है, क्रिश्चियन में यही होता है कि भाई बुरा काम करा, अब सॉरी मान लेना। तो अब लेकिन लास्ट में इसके साथ ऐसी स्थिति आ जाती है, ये सॉरी भी नहीं कह सकता, रेपेंट भी नहीं कर सकता, और गोज टू हेल, और हेल में ये चले जाता है। जस्ट ये बेसिक इंट्रो था इन तीनों पार्ट के बारे में। ठीक है ना, अब डिटेल में बात करेंगे इन्हीं पार्ट की, भाई कैसे पावर का वो यूज़ करता है, कहाँ पर यूज़ करता है, डोमिनेशन कैसे होता है, एविल से वो कमिटमेंट कैसे करता है अपनी सोल को बेचने के लिए। तो अब एनालिसिस की बात करते, जो मैंने पीछे पढ़ा उसको एनालाइज करेंगे, आपकी बुक में ऐसे ही दे रखा है। देखो भाई, अब यहाँ से आपका मेन प्ले जो है स्टार्ट होता है। तो कमिटमेंट टू एविल, जिसमें हम पहले बात करेंगे प्रोलॉग की। प्रोलॉग क्या होता है, सिंपल सा आप समझो कि जब आप कोई स्पीच वगैरह दे रहे होते हो या कुछ प्ले भी हो गया, उसको इंट्रोड्यूस करना, क्या पहला जो आप स्टार्ट करोगे बोलना जिससे, वो आपका प्रोलॉग हो जाता है। ठीक है, तो कोरस जो है ना, ये प्ले को इंट्रोड्यूस करते हैं। कोरस कौन होते हैं भाई, कोई पर्सन, कोई ग्रुप। ठीक है भाई, जो कि स्टार्ट करता है।
स्पीच को, प्ले को, उसको कोरस बोलते हैं। तो कोरस से करते हैं भाई, प्ले को इंट्रोड्यूस करते हैं और फोस्टूस की लाइफ के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं भाई? जो फोस्टूस है ये एक पुअर फैमिली में जन्म लेता है, ये ग्रेट स्कॉलर बनता है और विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता है। ठीक है, मतलब इसने पढ़ाई करी थी। तो विटनबर्ग जो यूनिवर्सिटी है कहाँ की है? जर्मनी की है। कहाँ की है भाई? जर्मनी की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो प्रॉब्लम क्या थी। अब कोई बात नहीं, देखो ये इसका अच्छा स्कॉलर था, है ना, तो प्राउड उसको फील होगा। बट इसके अंदर दिक्कत क्या थी? प्रॉब्लम यही थी कि ये ओवर कॉन्फिडेंट था ये, है ना। भाई आप मान लो टॉप कर जाओ, सब कुछ कर दो, ठीक है, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, लेकिन इतना भी प्राउड ना हो जाए कि आप अपने कोई गड्ढे में धकेल दो पूरा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट था और स्वेलन विद सेल्फ डिसीट। ठीक है, मतलब कहते रहे कि भाई गड्ढे में खुद जाके गिरना, पैर देना, वही वाली बात है। तो जो इसके साथ हुआ ना कि भाई लास्ट में इसको हेल्प मिला, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से ही हुआ, जो ये चाह रहा था, जो इसकी इच्छा थी। ठीक है भाई, तो जो गॉड ने लिमिट को, जो गॉड ने जो लिमिट बनाई है ना, उसको क्रॉस करना ये चाहता था। ये इसकी क्या है मिस्टेक थी, इसने डेविल के साथ क्या करा भाई? समझौता करा और एविल को चूज करा इसने। ठीक है ना, तो वही बात है। स्वेलन विद सेल्फ डेसिड का मतलब यही है कि खुद क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, ये इसका मीनिंग होता है। तो ये इसकी गलती थी सबसे बड़ी, जो कि उसको स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रही थी। लोगों ने इसको समझाया, इसके जो स्कॉलर दोस्त थे उन्होंने समझाया, है ना, बाकी सबने बताया, लेकिन इसने नहीं मानी किसी की भी। ठीक है, इसको लगता था भाई मैं क्या हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, मेरे को सब पता है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। और लास्ट में अपनी पावर का यूज करके जो मेरा टाइम, इसका एक टाइम था कि भाई कब तक ये बचा रहेगा, जो डील हुई थी ना इनकी, उसका एक टाइम था। तो इसने सोचा कि वो टाइम खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास तो अनलिमिटेड पावर आ ही जाएगी, तो मैं क्या कर लूंगा भाई, मैं जब मेरा टाइम पूरा आएगा मैं उससे ही बच जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पावर रहेगी। तो इसकी गलत फैमिली थी, ठीक, गलत फहमी थी। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ध्यान रखना है आपको। क्या? जैसे कि भाई ये जो अपना फोस्टूज है, ये क्या है भाई? इसके ओवर कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा प्राउड फील करने लग गया था अपने ऊपर। तो ऐसा ना कंपैरिजन करा गया है किसके साथ? देखो, कंपेयर्ड विद इकैरस, जो कि ग्रीक मिथ है। ठीक है भाई, तो इकैरस फ्लू टू क्लोज टू सन, और इसके जो विंग्स है वो मेल्टेड हो जाते हैं और गिर जाता है। तो इकैरस बेसिकली क्या है ना, ये सन के बहुत करीब चले जाता है। ऐसा क्यों? देखो होता क्या है, तो इसके जो ये आप देख रहे हो विंग्स हैं ये, है ना, तो इसके फादर थे भाई, इसके फादर ने जो है ना इसको बोला भी था, वॉर्न भी करा था कि भाई सन के पास मत जाओ, है ना, सन के पास मत जाओ, तुम्हारे जो पंख है वो मेल्ट हो जाएंगे और तुम गिर जाओगे। बट इसने अपने पापा जी की बात जो है नहीं मानी भाई, है ना। जैसे फोस्टूस है भाई, उसने किसी की बात नहीं मानी, सेम ऐसे इसने भी अपने जो फादर की बात नहीं मानी। और इसने सोचा कि भाई मैं क्या है, बहुत ऊंचा उड़ सकता हूँ, सन के नज़दीक भी जा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वही, लेकिन इसने किसी की नहीं मानी, तो इस सन के बहुत करीब तक ये उड़ा, इसके विंग्स मेल्ट हो गए और ये गिर गया। सेम ऐसे ही जो फोस्टूस है वो ज़्यादा हाई की सोचता है ना। जैसे इकैरस बहुत ज़्यादा ऊंचाई की सोच रहा था, उड़ने की सोच रहा था, ऐसे फोस्टूस भी सोच रहा है, और ऐसे ही फोस्टूस भी क्या एकदम से गिरेगा, देखना, वही वाली बात है। तो मैसेज क्या मिलता है हमको इस वाले पार्ट से कि प्राइड प्लस एम्बिशन डिस्ट्रक्शन होती है ना। आपके अंदर प्राइड है, ठीक है, घमंड अगर आपके अंदर है, और एम्बिशन है कि मुझे घमंड के साथ आप कुछ चीज अचीव करने की सोच रहे हो, तो डिस्ट्रक्शन ही आपको मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चले, इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है, जो कोरस है, जो कि प्ले को बता रहे हैं, ठीक है, जो प्ले को समझा रहे हैं ऑडियंस को, तो फोस्टूस डिजर्व पनिशमेंट, ये कहते हैं कौन? कोरस। जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो प्ले को बता रहे हैं, वो कहते हैं कि जो फोस्टूस है ना, ये डिजर्व करता है पनिशमेंट। लेकिन यहां पर ये भी बोलते हैं वी शुड जज हिम आवरसेल्व्स। कोरस ने जो बोल दिया वो ठीक है भाई, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये भी कहते हैं कि जो फोस्टूस है ना, उसको तुम जज जो करना चाहिए ना, वो हमें खुद भी करना चाहिए। ये नहीं कि बस तो हमने जो बोल दिया तुम उसको एज इट इज मान लो, बल्कि हमें इनको जज कैसे करना चाहिए, खुद भी जज करना चाहिए कि क्या भाई उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या जो कर रहा है वो उसकी इच्छा है, जो कि हर किसी को करनी चाहिए, हमेशा अपने से थोड़ा और आगे जाने की, जहाँ पर आप खुद हमेशा आगे जाने की कोशिश करते रहनी चाहिए, जो कि फोर्स कर रहा है। तो हमें खुद जज करना चाहिए क्या वो पनिशमेंट, क्या उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं।
ऐसा कोरस कहते हैं कि वो डिजर्व करता है पनिशमेंट, लेकिन हमें खुद भी जज करना चाहिए उसको, ये नहीं कि तीसरे ने जो कह दिया हमने वही मान लिया। तो ये वाली बात यहाँ पर जो है ये कहते हैं। आगे चले भाई, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सोलिलिक्वी, किसकी? सोलिलिक्वी की हम बात करने वाले हैं। तो सोलिलिक्वी का मतलब क्या होता है? जहां पर एक कैरेक्टर जो है खुद से बात करता है उसको हम बोलते हैं सोलिलिक्वी। और फोस्टस क्या सोचता है? ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड रिलीजन। तो भाई ये खुद से ही बात करता है, जो कि यहाँ पर क्या है, इसके सेटिस्फाइड नहीं था। ये इन सब लॉजिक से, मेडिसिन से, लॉ से, रिलीजन से किसी से सेटिस्फाइड नहीं था, है ना भाई। ये सोचता था कि आई नो एवरीथिंग ऑलरेडी, कि भाई मैं हर चीज पहले से ही जानता हूं, इसलिए मेरे को और ज़्यादा पावर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए ताकि भाई मैं और ज्ञानी बनूं। और इस सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी भाई? इसने बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है भाई, मिस इंटरप्रेट समझते हो, गलत समझ लिया इसने बाइबल को। और इग्नोर्स सेल्वेशन। सेल्वेशन वही होता है भाई कि भाई आप जो है आपने जो भी बुरे काम करे हैं, जो भी अपने बैड थिंग्स करी हैं, जिसको यहाँ पर सिंस से बताया गया, SINS, ठीक है, सिंस बोलते हैं इसको। तो जो बैड थिंग्स है ना, उसके लिए क्या मांग लेना भाई? सॉरी मांग लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सेल्वेशन को इग्नोर कर देता है, ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। एंड ब्लैक मैजिक को जो है ये चूज कर लेता है। ठीक है ना। देखो आपको लग रहा है कि मैं बार बार बता रहा हूँ, जो पीछे आपने पढ़ा ना, आपका एक ओवरव्यू था कि भाई इस प्ले के अंदर है क्या। अब हम धीरे धीरे जो है हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो उसने कैसे बाइबल को गलत समझा, है ना, सेल्वेशन को इग्नोर कर दिया, और कैसे इसने ब्लैक मैजिक को चूज कर लिया। और इसका ड्रीम क्या था भाई? ये गॉड की तरह पावरफुल बनना चाहता था और नेचर को, वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो मोरालिटी प्लेस वगैरह होते हैं वो अच्छी साइड बुरी साइड दिखाते हैं किसी चीज की, सेम अब ऐसे ही क्या हुआ, इसके अंदर भी जो है ना दो एंजल्स थी। अंदर एंजल्स का मतलब यानी कि अंदर बैठी है एंजल्स, एक इसकी अच्छी साइड एक बुरी साइड, दोनों थी। तो यहाँ पर इसको एंजल्स बताया गया है। जो इसकी गुड एंजल थी, है ना भाई, वो इसको बोलती थी कि भाई रुक जा यार, मत कर ये चीजें, रुक जा, टेल्स हिम टू स्टॉप। लेकिन जो बैड एंजल्स थी ना, जो उसका प्राइड वाला था, जो घमंड वाला साइड था उसका, वो बैड एंजल थी, उसके ध्यान रखना एक तरह से। तो इसको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है कि भाई कुछ नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, वही वाली बात। तो यहाँ पर ये जो गुड एंजल और जो बैड एंजल है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है इनर कॉन्फ्लिक्ट को। एक इंसान के अंदर होते हैं ना कि इनर कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, इसे बोलते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो यही चीज जो है इसके अंदर दिखाई गई है, समझ रहे हो। आगे चलो, इसके प्लान क्या थे भाई? ये गोल्ड पेरल्स हो गया, जर्मनी को कंट्रोल करना है, किंग बनना है, ये इसके क्या थे भाई? प्लान्स थे। मतलब कि एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, एक पावरफुल लाइफ और लग्जरी लाइफ जो है इसको चाहिए थी। और इंपॉर्टेंट, नो टर्निंग बैक नाउ, स्कॉलर सेज नथिंग विल रिक्लेम हिम नाउ। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज रहती है भाई, आपको ध्यान रखना है कि भाई अब ये वापस नहीं जा सकता, नो टर्निंग बैक नाउ। अब इसको वापस कोई पीछे ले जा ही नहीं सकता। जो उसने कांड कर लिया, जो उसने सोच लिया है ना, ये बहुत आगे बढ़ चुका है, अब इसको वापस ले जा नहीं सकते हैं, और इसको वापस फिर से कोई रिक्लेम नहीं कर सकता है कि जैसा था या वैसा ही हो जाए, है ना। कोई इसको रिक्लेम नहीं कर सकता वापस से। ऐसा कौन कहते हैं? इसके स्कॉलर कहते हैं। ठीक है दोस्त। द फर्स्ट सीन इन रेट्रोस्पेक्ट, समझते हो रेट्रोस्पेक्ट क्या होता है भाई? रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मचिंतन। जैसे आपने बहुत कुछ, आप दिन भर में अपने काम करते रहते हो, अपनी बिजी लाइफ आपकी होती है, लेकिन आप कभी एक दिन शांति से बैठे, है ना, और आत्मचिंतन करने लग गए, यानी कि आप थोड़ा सोचने लगे कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट, आत्मचिंतन करना। तो पहला सीन हमको देखने को मिलता है रेट्रोस्पेक्ट का, इस वाले सीन में जो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो तो इसमें जो सोलिलिकी है ना, वो सेकंड प्रोलॉग होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रोलॉग जब प्ले को स्टार्ट करते हुए, ठीक है, कमिटमेंट टू एवेली मैंने बताया था ना, प्रोलॉग जब स्टार्टिंग हम करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोलॉग। और सोलिलिकी क्या है? जब बंदा अपने खुद से बात करे वो होता है। तो सोलिलिकी बेसिकली क्या है? वो सेकंड प्रोलॉग था, है ना। और फोस्टूस क्या, जो सोलिलिकी एक सेकंड प्रोलॉग जैसा है। जो फोस्टूस का सोलिलिकी है, सोलिलिकी समझते हो, खुद से बात करना, खुद से बात करना।
तो वो प्रोलोग जैसा ही है, जहाँ पर कोई स्पीच स्टार्ट करते वक्त या प्ले स्टार्ट करते वक्त जो बोलते हैं वो प्रोलोग होता है। तो उसका जो मन में सोचना है एक तरीके से वो प्रोलोग जैसा है। क्यों? क्योंकि पहली बार वो सोच रहा है कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वही वाली बात है। और यहाँ जो फोस्टूस है खुद को कन्विंस करता है कि उसका नॉलेज इनफ नहीं है। तो पहला टाइम प्रोलॉग मतलब पहला जो पहले हम करते स्टार्टिंग में, तो वही वाली चीज है। तो सोलिलोक्वी जो है उसका एक सेकेंड प्रोलॉग जैसा है। तो ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही वांट्स मोर पावर एंड नॉलेज। तो यहाँ पर भी अब ये नहीं मान रहा है कि इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बल्कि इसने यहाँ पर माना कि उसके पास इनफ नॉलेज नहीं है, अब ये और चाहता ही है। मैंने पीछे बताया भी आपको। अब फोस्टूस एज अ रेनेसेंस हीरो और फोस्टूस एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर, तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हम करेंगे, ठीक है भाई। तो अगर मैं सोचूं, मैंने बोला आपको पीछे कोरस ने बोला भी था कि हमें फोस्टूस को खुद से जज करना चाहिए, सही बात है। जो कोई कह दे कि उसको पनिशमेंट देनी चाहिए तो हमको वैसे ही विश्वास नहीं करना है। तो रेनेसेंस का टाइम चल रहा है जहाँ पर भाई एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर, नॉलेज गेन करने का टाइम चल रहा है। तो फोस्टूस इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। तो वही बात है, फोस्टूस एक रेनेसेंस हीरो भी है। क्या? क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है, पावर चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है, और वो गॉड पर डायरेक्ट बिलीव भी नहीं कर रहा है। वो गॉड पर डायरेक्ट बिलीव भी नहीं कर रहा। तो ये रेनेसेंस का ही तो खासियत है ये। तो ये क्या दिखाता है ये सब सारी चीजें, कि रेनेसेंस स्पिरिट है इसके अंदर, फोस्टूस के अंदर, क्योंकि रेनेसेंस हीरो बन के आता है। लेकिन फोस्टूस एज ए ट्रेजिक कैरेक्टर कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव व्यू की बात करेंगे, क्योंकि ये प्राउड फील कर रहा है, ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, नॉलेज का मिस यूज कर रहा है, और गॉड और जो मोरालिटी एक होती है, जो एक नैतिकता होती है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, उसको ही रिजेक्ट कर रहा है। तो फोस्टूस के दोनों साइड हैं, एक पॉजिटिव साइड भी, एक नेगेटिव साइड भी ये है। समझ रहे हो भाई? नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि अपना है द कॉन्जुरेशन। क्या होता है भाई द कॉन्जुरेशन का मतलब? जहां पर आप जो किसी डेविल या किसी बुरी आत्मा को बुलाना चाह रहे हो, किसका यूज करके? कुछ मैजिक वर्ड्स होते हैं या कुछ आपके रिचुअल्स टाइप होते हैं ना, जिससे हम कुछ बुरी चीज को बुलाना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते था कॉन्जुरेशन। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या होगा भाई इस सीन में? तो यहाँ पर जो है फोस्टूस जो है ब्लैक मैजिक का यूज करता है, डेविल को बुलाता है। अब डेविल कौन सा आता है भाई? मेफिस्टोफिलिस आता है। क्या होता है मेफिस्टोफिलिस? ये भी क्या एक डेविल है, जो कि ऑलरेडी हेल में है। हेल समझते हो? नरक, ऑलरेडी नरक में है ये। तो ये सीन में आपको यही बताया गया है कि होता द कॉन्जुरेशन में, ठीक है भाई। कॉन्जुरेशन बता दिया मैंने कि किसी बुरी चीज़ को बुलाना एक तरीके से, द मैजिक वर्ड्स, रिचुअल्स का यूज़ करके, कुछ मंत्र वगैरह का यूज़ करके, तो वही वाले पार्ट है। और जो ये फोस्टूस है ना, इसको ब्लैक मैजिक तो आता था, तो इसको और ज़्यादा पावर वगैरह चाहिए थी, और इसी ब्लैक मैजिक का यूज़ करके जो है डेविल को बुलाता है, वही इस डील करने के लिए, ठीक है ना। तो मेफिस्टोफिलिस आता है। अब देखो, लेकिन मेफिस्टोफिलिस आता तो है, लेकिन कहता क्या है? ध्यान सुनना, मैं तुम्हारे मैजिक से नहीं आया, मैं खुद आया, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सीनफुल। क्योंकि तुम क्या हो? खुद सीनफुल हो। सीनफुल समझते हो ना? जिसने जो है सारे गंदे काम कर रखे होते हैं, ऑल बैड थिंग्स, जो कि एक मोरालिटी शो नहीं करते हैं, वो सारे जो काम होते दूसरे वो इसने कर रखे हैं। तो कहता है कि भाई मैं खुद यहाँ आया हूं क्योंकि तुम ऑलरेडी क्या हो? सीनफुल हो। समझ रहे हो भाई? तो सीनफुल बंदा क्या होता है? उसको हेल में जगह मिलती है। तो एक तरह से आप यूँ कह लो कि भाई मेफिस्टोफिलिस या उसको लेने ही आया है हेल में, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? ये सीनफुल है, पनिशमेंट का ये पनिशमेंट के लायक है ये। लेकिन फोस्टूस के मन में क्या चलता है कि इसको मैंने बुलाया अपने मैजिक से, ठीक है। आगे चलो, अब यहाँ पर लूसीफर और हेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोस्टूस जो है ना वो पूछता है लूसीफर के बारे में, हेल के बारे में। तो मेफिस्टोफिलिस एक्सप्लेन करता है कि जो लूसीफर है ना, वो लूसीफर फेल्स बिकॉज ऑफ प्राइड, अहंकार। कि लूसीफर कौन है भाई? ये भी क्या है? जो लूसीफर है ये भी हेल में है। ये भी क्या है? ये भी क्या भाई? अरे यार, ये भी क्या है भाई? ये भी हेल में है, नरक में है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिनफुल एक्शंस विच ही डज, ठीक है, विच ही डिड। तो उसने जो करे हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए क्या ये भी हेल में है। और हेल मीन्स पता ही है आपको भाई, बीइंग अवे फ्रॉम गॉड, यानी गॉड से बहुत दूर चले जाना, हेवन से बहुत दूर है वो, ध्यान रखना है हेल। तो वही वाली बात है। तो लूसीफर भाई ऑलरेडी जो है वो
प्राइड की वजह से जो है हेल में है। तो यहाँ पर कौन बताता है, मेफिस्टोफिलिस बताते हैं। और ये सब सुनने के बाद भी कि भाई, ये सुनने के बाद क्या, सुनने के बाद कि लूसीफर कैसे भाई हेल में गया, और पेन ऑफ हेल क्या होता है, कि नरक की जिंदगी कैसी होती है, कैसा दर्द कैसा होता है, फिर भी जो है फोस्टूस जो है वो डरा नहीं। उसको अब भी क्या चाहिए भाई, वो डील करनी है उसको, ठीक है, जिससे अनलिमिटेड पावर नॉलेज इसको मिल जाए। मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल भी डर खौफ इसको है नहीं, ये सब सुनने के बाद भी जो हुआ है। अब डील विद द डेविल। डेविल कौन है भाई, मेफिस्टोफिलिस, ये ध्यान रखना है। तो फोस्टूस ये सब चाहता है, बता चुका हूं। इसकी कंडीशन क्या थी भाई, ध्यान सुन लेना, किसी कंडीशन डेविल की, कि मेफिस्टोफिलिस विल सर्व हिम, ब्रिंग नॉलेज, फुलफिल हिज विशेस। यानी कि जो मेफिस्टोफिलिस है इसकी विशेष पूरी करेगा, नॉलेज लेके आएगा इसके लिए, और इसको बचाएगा। कब तक, केवल 24 साल तक। इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 ईयर्स ही है, ये ध्यान रखना है भाई आपको। मेफिस्टोफिलिस ने 3 कंडीशन दी, उसको टाइम दे 24 साल का। जैसे 24 साल पूरे होंगे तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, हेल में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। ड्रीम क्या था भाई, फोस्टूस क्या इमेजिन करता है कि भाई वो रूलर बन जाएगा वर्ल्ड का, नेचर को कंट्रोल कर लेगा, और ज्वाइनिंग कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उनको क्या कर देगा भाई, ज्वाइन कर देगा। और यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम एम्बिशन शो होता है अगर हम इन तीनों को देखते हैं, कि भाई इसके मन में चल क्या रहा है। भाई पावर को अच्छे काम के लिए भी यूज़ करता है, लेकिन सोचता मैं पावरफुल बन जाऊंगा तो मैं ये सब काम करूंगा, मैं तो मैं राजा बन जाऊंगा किसका, पूरे वर्ल्ड का। फिर यहाँ पर गुड और बैड एंजल आती है। गुड एंजल बोलती है उसको रोकने के लिए, मतलब रुक जा भाई, और बैड एंजल जो है वो इसको एनकरेज करती है, भाई मूव फॉरवर्ड, आगे चलो। और फोस्टूस क्या चूज करता है, बैड एंजल की बात मान लेता है, बैड एंजल को चूज करता है, आगे चले। साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो फोस्टूस क्या करता है भाई, जो डील है अपने खुद के ब्लड से क्या करता है, वो साइन कर लेता है। और साइन कैसे करता है भाई, ब्लड से करता है, अपने किससे करता है, अपने ब्लड से साइन करता है। और भाई उसको देखो वार्निंग भी कैसे मिलती है, उसका जो ब्लड है ना, ब्लड वो फ्लो करना रुक जाता है, जम जाता है, मतलब उसका जो ब्लड है वो जम जाता है। देखो ये भी क्या एक वार्निंग है कि उसको रोकने के लिए, कि भाई ये डील मत कर वरना तेरे संग आगे बहुत बुरा होगा। तो वही वाली चीज़ है, तो ब्लड फ्लो करना रुक जाता है, और उसके बाद ताकि वो ब्लड से उस डील को साइन वो ना कर सके। फिर अब जो मेफिस्टोफिलिस है वो क्या करता है, ये जो ब्लड इसका रुका है ना फ्लो होने से, कुछ ऐसा करता है जिससे जो उसका ब्लड है वो वापस फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, और ये क्या करता है, ये डील जो है ये साइन कर देता है। और वर्ड कौन से अपीयर होते हैं, ये भी एक वार्निंग थी। जब ये साइन कर रहा होता है ना ये डील को, तो यहाँ पर एक वर्ड अपीयर होता है जिसका कौन सा वर्ड, होमोफ्यूज। इसका मतलब क्या होता है, फ्लाई अवे मैन, मतलब कि भाई इसको छोड़ के यहाँ से चले जा, ठीक है, फ्लाई अवे मैन। तो उसका मतलब है इसको इतनी तरीके वार्निंग मिली कि भाई ये साइन मत कर वरना आगे जाके बहुत बुरा हो जाएगा। और जब ये साइन कर रहा होता है ना मेफिस्टोफिलिस, यहाँ पर एक और बात कहता है कि मैं ऑलरेडी हेल में हूँ, जो मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी कहाँ पर हूँ, हेल में हूँ। आगे चले, द परेड ऑफ 7 डेडली सीन्स। अब यहाँ पर 7 डेडली सीन्स की हम बात करेंगे। देखो भाई क्या होता है इस सीन के अंदर, जब उसको समझ आ जाता है कि ये जो पावर वगैरह है ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ, कोई और समझ आएगा बाद में, कि ये एक इल्यूजन है, ये पावर वगैरह मुझे दी, नॉलेज दी, एक इल्यूजन है। एक्चुअल में इसको कोई तगड़ी पावर नहीं मिली जिससे वो पूरा वर्ल्ड को जीत जाए, सब उसको कुछ नहीं मिला, एक इल्यूजन है, एक तरह से जो पावर उसको मिली, नॉलेज मिली है, एक तरह से इल्यूजन है, ध्यान रखना है उसका ही। तो फोस्टूस जो है ना इस सीन में भाई रिग्रेट फील करता है, डिसिप्लिन, निराशा उसको देखने को मिलती है, और वो सोचता है कि मैं मैजिक को छोड़ दूंगा और मैं माफ़ी भी मांग लूंगा, आई विल रेपेंट। क्या करूंगा भाई, मैं माफ़ी वगैरह मांग लूंगा, बचने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर से अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलती है इसके, कि भाई वापिस आ जाती है ना एंजल कि रेपेंट कर ले और गो टू गॉड, रेपेंट के लिए राजी हो जाओ और गॉड के पास चले जाओ। बैड एंजल कहती है ये बहुत लेट हो चुका है, कंटिन्यू एविल, ठीक है, रिग्रेट करता है यहाँ पर फिर, लेकिन गुड एंजल अभी भी समझाती है उसको क्योंकि अभी देर नहीं हुई थी। और बैड एंजल क्या बोलती है भाई, कि भाई अब बहुत लेट हो चुका है, अपने जो एविल है ना, जो अपनी शक्तियाँ वगैरह हैं, ये जो सिनफुल एक्शंस है, इसको जारी रख, कंटिन्यू रख। अब और फोस्टूस की कंडीशन क्या है भाई, वो कहता है कि आई कैन नॉट रेपेंट, मैं रेपेंट नहीं कर सकता।
और यहाँ पर उसको डर और हेल्पलेसनेस उसको दिख रही होती है। मतलब वो बिल्कुल, आप कह लो बिल्कुल बेचारा फील करता है कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। और ही वॉन्ट्स टू रेपेंट बट ही इज अनेबल टू डू इट। ये रेपेंट करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसका टाइम पूरा होने वाला है और इसको डर सा लग रहा है। ठीक है, अब जो आपकी हेडिंग थे ना 7 डेडली सीन्स, वो सीन्स थे कौन से वो आपको आगे बताएगा। ये टॉपिक आपको पहले दे दिया है ना, कि वो रेपेंट करना चाह रहा है बट क्यों नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेफिस्टोफिलीज है ना, मेफिस्टोफिलीज है और एक और बंदा आपको आगे बताया जाएगा, वो क्या करते हैं, इसके सामने ऐसे सीन्स रखते हैं ना, जिससे जो है ये रेपेंट करना भूल जाता है। तो वही वाली बात ये बोल रहा है कि वो रेपेंट करना चाहता है लेकिन अनेबल टू डू इट, वो नहीं कर पा रहा है। रियलाइजेशन, फोस्टुस अंडरस्टैंड्स दैट ही मेड अ बैड डील, उसने क्या करी, एक बैड डील कर ली है और वो गॉड सैल्वेशन के बारे में सोचने लग जाता है। ठीक है, सैल्वेशन मतलब वही कि भाई मेरे को साइड नहीं करनी चाहिए और मुझे गॉड के पास चले जाना चाहिए, वही वाली बात है। अब वो रेपेंट करने का अटेम्प्ट करता है, तो वो जो क्रिस्ट है उससे क्या करता है भाई, प्रे करता है और हेल्प के लिए पूछता है ना, लेकिन जो लूसीफर है उसको स्टॉप कर देता है। जो लूसीफर है वो स्टॉप कर देता है। लूसीफर ऑलरेडी हेल में है, डेविल है ये भी। और लूसीफर किसके साथ एंटर करता है भाई, बेल्जीबब के साथ जो है ये एंटर करता है, मेफिस्टोफिलिस के साथ एंटर करता है। कौन, लूसीफर। बेल्जीबब है कौन, ये भी जो है डेविल है, ऑलरेडी हेल में है। ठीक है, और इन्होंने भी सिनफुल एक्शन करे थे और लूसीफर के बाद ये आता है, लूसीफर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पर ना बेल्जीबब आता है। ठीक है, और लूसीफर क्या कहता है कि भाई क्रिस्ट नहीं बचाएंगे तुमको, क्रिस्ट कैन नॉट सेव यू। और फोस्टुस जो है इस बात को देख के वो डर जाता है और रिजल्ट क्या होता है, फोस्टुस प्रोमिसेस नॉट टू प्रे, नॉट टू टेक गॉड्स नेम। और भाई फोस्टुस यहाँ प्रॉमिस कर देता है इनको कि मैं प्रे नहीं करूँगा और मैं गॉड का नाम भी नहीं लूँगा, यानी क्रिस्ट का नाम नहीं लूँगा। अब द शो ऑफ 7 डेडली सीन्स, तो ये 7 डेडली सीन्स क्या थे जो कि उसको भाई रेपेंट करने के लिए रेपेंट करने नहीं दे रहे थे। वो करना चाह रहा था, नहीं कर पा रहा था, क्या था, तो 7 डेडली सीन्स ये थे, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, ग्लटनी, रैथ और स्लोथ। ये क्या है भाई, अपने ये 7 सीन है जो कि ह्यूमन वीकनेस को दिखाते हैं, ह्यूमन वीकनेस को दिखाते हैं। तो यही सारे सीन जो हैं इस फोस्टुस को दिखाए गए, जिससे वो रेपेंट करना भूल गया, रेपेंट करना वो भूल गया। आपको समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इससे क्या रहा भाई, उसका ध्यान भटकता रहा और वो रेपेंट नहीं कर पाया, भूल सा गया। अब आपको इन सातों का मतलब वैसे पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। प्राइड का मतलब बता चुका हूँ, अहंकार वगैरह होता है। ग्रीड का मतलब लालच होता है। लस्ट का मतलब आपको पता है कि भाई आप कुछ चाहते हो। लस्ट होती है ना, मतलब जैसे कि अपोजिट जेंडर के लिए चाहत एक तरह से हो जाना, कुछ आप फिजिकली चाहते हो, वही वाली बात है। तो लस्ट हो गया, एनवी हो गया, एनवी मतलब होता है जेलेसी। एंड ग्लटनी मतलब होता है कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, ओवर हो जा रहे हैं मतलब हर चीज। एंड रैथ होना और अपना, और स्लोथ, रैथ मतलब क्रोध आना, ज़्यादा एंगर होना, और स्लोथ मतलब भाई लेजीनेस वाली एक्टिविटी जो होती है, मतलब लेजीपन एक तरह से हो गया। तो ये सारी क्या ह्यूमन की वीकनेस है जो कि उसको गड्ढे में गिरती है, मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन देती हैं। तो 7 चीज़ें जो हैं ऐसे जो है शो में एक तरह से आप शो कह लो उसको, जो कि किसको दिखाया जा रहा था, ये फोस्टुस को दिखाया जा रहा था, जिससे उसका ध्यान भटकता रहा। आगे चले, देखो पर्पस क्या था, फोस्टुस को एंटर करना, एंटरटेन करना, और ताकि वो रेपेटेंस से दूर रहे, वो गॉड का नाम ना ले सके, वो प्रे ना कर सके, है ना, और उसको हम रेपेंट ना करने दे। और फोस्टुस जो होता है भाई वो बहुत खुश हो जाता है ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि ह्यूमन की वीकनेस होती है, सबको मजा आता है ये सब चीज़ देखने में। और रेपेटेंस के बारे में, रेपेंट करना वो भूल जाता है। पहले क्या था, वो कंफ्यूज था, रिग्रेटफुल था, लेकिन जब ये सोर्स को दिखा दिया गया, अब वो क्या है भाई, एविल को एक्सेप्ट कर लेता है और सिंस को एंजॉय करता है। ये सब शो को देखते देखते क्या करा, पहले वो कंफ्यूज था, रिग्रेटफुल था, लेकिन उसने एविल को एक्सेप्ट कर लिया। और सिंस मतलब बुरे काम, जितने भी बुरे काम होते हैं ना, जो पीछे मैंने आपको बताया सब क्या है भाई, बुरे काम ही तो एक तरह से ही है। और जितने भी और एक्शन हो गए जो सीनफुल माने जाते हैं,
उन सबको ये इंजॉय करने लग गया, उस सबको क्या करने लग गया, ये इंजॉय करने लग गया। आगे चले, द लिमिट्स ऑफ पावर, फोस्टूस एंड हिज एक्सप्लॉइट्स। तो लिमिट्स ऑफ पावर ऑफ फोस्टूस और और उसने एक्सप्लॉइट कैसे करा पावर का, ठीक है ना, उसकी हम बात करेंगे। देखो इस पार्ट में ना बेसिकली अपनी मैजिक पावर्स का यूज़ करता है वो, लेकिन गलत काम में, जैसे फन में, ट्रिक्स में, कॉमेडी में यूज़ करता है। तो मतलब एक तरह से अपनी पावर का गलत यूज़ कर देना, मजे के लिए यूज़ कर देना। उसके बड़े ड्रीम्स थे, लेकिन पावर का यूज़ किसके लिए कर रहा है, स्मॉल यूजलेस थिंग्स के लिए, जो किसी काम की नहीं है। ठीक है भाई, मतलब जो उसका एक्चुअल ड्रीम था उसे हट गया है वो। अर्लियर वो सीरियस था, एम्बिशियस था, वो नॉलेज सीकर था कि मुझे नॉलेज चाहिए बहुत ज़्यादा, मुझे अचीव करनी है सब चीज़ें, बहुत सीरियस था। लेकिन अब वो एक तरह से जोकर की तरह बिहेव करने लग गया, एक तरह से ट्रिकस्टर बन गया, जो कि ट्रिक वगैरह करते, थोड़े जो जादूगर वगैरह होते हैं जो ट्रिक करते हैं, वो सा बन गया है। और एक एंटरटेनर बन गया है, जो कि सबको एंटरटेन कर रहा है अपनी पावर की वजह से। और सीन एट द पोप्स कोर्ट, ठीक है, जो चर्च हो गया, पोप जहाँ पे रहता है, तो पोप के कोर्ट में एक जो है सीन की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो फोस्टूस जो है भाई वो रोम जाता है और वहाँ पर इनविजिबल बन जाता है, गायब हो जाता है, और प्लेस ट्रिक्स ऑन पोप। तो पोप के ऊपर जो है वो ट्रिक करता है, क्या करता है, स्नैचेस द फूड, हिट्स पोप एंड क्रिएट्स क्योस। देखो भाई क्या करा इनने, फूड को स्नैच करने लग गया, गायब हो गया, और फूड को स्नैच करने लग गया, पॉप को हिट करने लग गया, और एक तरह से वहां पर जो लोग थे ना सब उन वहां पर क्या करने लग गया, क्योस क्रिएट करने लग गया। एक अफरा तफरी टाइप आप समझ सकते हो, लोगों के बीच में क्रिएट सी हो गई ये सब देख के। तो ये फन था एक तरह से, जो कोई एक्चुअल कोई बड़ी चीज़ नहीं कर दी है इसने, जो ये चाहता था, है ना। तो वही वाली बात है। आगे सुनो भाई, अब सीन एट एम्परर कोर्ट्स। तो फोस्टूस क्या करता है ना, जो चार्ल्स एम्परर है, फोर ध्यान रखना, चार्ल्स फोर, इसको भी इम्प्रेस करता है। क्या करता है भाई, ये इल्यूजन दिखाता है, किस चीज़ का इल्यूजन दिखाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो है बेसिकली यहाँ पर इल्यूजन दिखाता है, और इसके लवर का क्या करता है, इल्यूजन दिखाता है, और ही हिमसेल्फ सेज दीज आर शेडोज नॉट रियल। और वो खुद कहता है कि उसको एम्परर को कि भाई ये रियल नहीं है बल्कि शेडोज है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, अब इसी चीज़ अब ये बोलता है ना कि भाई ये शेडोज है, रियल नहीं है ना, अलेक्जेंडर का इल्यूजन दिखा दिया, उसके लवर का इल्यूजन दिखा दिया। तो यहाँ पर एक मैन है जिसका नाम है बेनवोलियो, ठीक है, जो कि क्या करता है, फोस्टूस का फन बना देता है, मतलब मजाक उड़ा देता है। अब भाई मजाक उड़ा दे फोस्टूस को अच्छा लगेगा, नहीं उसको बुरा लगेगा। तो फोस्टूस क्या करता है भाई, पनिश कर देता है किसको, इस बंदे को, और इसको गिव हिम हॉर्न्स एंड टेक्स रिवेंज। तो क्या करता है भाई, उसको हॉर्न्स दे देता है। हॉर्न्स क्या होता है भाई, पता होना चाहिए आपको, आपने देखा होगा ना वो सिंग आ जाते हैं, तो अपने कार्टून वगैरह में भी देखा होगा। तो जब ये इसको पनिश किस तरीके से करता है, सिंगल उसको सिंग दे देता है, मतलब उसको सिंग आ जाते हैं। तो मतलब सही चलो, कितने फन या कुछ ट्रिक वगैरह ये करने लग गया, जो उसका एक्चुअली चाहता था उसने वो सब नहीं करा, तो इसने मैं रिवेंज ले लिया ये सब करके। ठीक है, ये सबको समझ आना चाहिए। तो ये सब होता है भाई पोप के कोर्ट में, एम्परर के कोर्ट में। आगे चलो भाई, और फोस्टस क्या करता है, एक मैन को चीट करता है, कैसे, उसको सेलिंग फेक मैजिकल हॉर्स। तो क्या करता है भाई, एक उसको फेक हॉर्स जो है सेल कर देता है, और जो हॉर्स है वो किस में बदल जाता है भाई, वो घास में बदल जाता है, हे में बदल जाता है। सोचो भाई, एक बंदे को उसने क्या करा, एक हॉर्स सेल कर दिया जो कि मैजिकल हॉर्स था बेसिकली, ठीक है। तो उसने क्या करा, एक मैन को चीट करा ना इस तरीके से, क्योंकि वो हॉर्स तो था ही नहीं, बल्कि वो क्या थी, वो घास थी, ग्रास थी। तो बाद में किस में कन्वर्ट होगी, वो घास में कन्वर्ट होगी। उस देख चीट करा इसने। तो ये भी एक सीनफुल एक्शन है, ये भी क्या है, एक सीनफुल एक्शन है, जो कि इसके लिए हेल का दरवाजा खोल रहा है। फाइनल मैजिक सीन, अब लास्ट में क्या करता है, ड्यूक के कोर्ट में, एट ड्यूक्स कोर्ट प्रोड्यूस ग्रेप्स इन विंटर। तो ये विंटर में क्या करता है भाई, ड्यूक के कोर्ट में ग्रेप्स को लेके आ जाता है, ग्रेप्स को प्रोड्यूस करता है, ये अंगूर को प्रोड्यूस करता है। तो ये सब बचकानी हरकतें इसने यहाँ पर करी थी। नाउ ओनली डूइंग स्मॉल ट्रिक्स। तो हमने देखा क्या कर रहा है, ग्रेप्स ले आया, है ना, घोड़े को घास से बदल दिया, सिंग लगा दिए, ये सब क्या है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई एक जादूगर के लिए।
तो मतलब है तो ये भी बड़ी चीज, लेकिन कहने को जो इसने स्टार्टिंग में सोचा था उसने ये एक भी चीज नहीं करी। किसने? भाई अपने फोस्टूस ने। और मतलब कोई रियल ग्रेटनेस नहीं है, स्मॉल ट्रिक्स वगैरह करी, और धीरे धीरे इसका टाइम भी खत्म हो रहा है भाई। इसके जो 24 ईयर्स है वो लगभग खत्म होने वाले हैं, और डेविल्स आने वाले हैं, है ना। और इसकी सोल को ले जाएंगे, और ये कहाँ पहुंच जाएगा? हेल में पहुंच जाएगा। द डायमेनेशन ऑफ फोस्टूस, द डायमेनेशन ऑफ फोस्टूस। देखो भाई, मतलब कि डायमेंशन का बता दिया ना मैंने, कि हेल में पहुंचने का तरीका, कि किसी को नरक में भेजना, तो ये होता है। तो ये जो है लास्ट स्टेज है फोस्टूस की लाइफ का, बिल्कुल डरा हुआ है, रिग्रेट में है पूरा, और बहुत दुखी है। और इम्पोर्टेंट चेंज क्या आया उसके अंदर? पहले वो पावर को एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब जो है डेथ को फेस कर रहा है, और बिल्कुल फील कर रहा है डर को, क्योंकि टाइम एंड हो चुका है भाई, डेविल्स आने वाले हैं। और इसको समझ आ गया था भाई, जो मेरे पास पावर है ना, वो मेरे पास एक पावर जो है वो इल्यूजन है। मेरे पास कोई ऐसी बड़ी पावर नहीं जिससे मैं बहुत तगड़े तगड़े काम कर दूं, बड़े काम कर दूं, वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लूं, नेचर को कंट्रोल कर लूं। तो इसके पास ऐसे एक पावर नहीं थी, एक ये क्या था, इल्यूजन था इसके पास भी। तो भी कह सकते हो कि भाई जो डेविल्स थे उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, इसको पागल सा बना दिया, वही वाली चीज़ है। और ह्यूमन साइड ऑफ फोस्टूस, तो अब ना भाई ये सीनफुल एक्शन करता था, थोड़ा बुरा भी था, तो इसकी ह्यूमन साइड भी हमें देखने को मिलती है कि भाई थोड़ा सॉफ्ट हो गया, इमोशनल हो गया, और वापस से इंसान बन गया ये, ठीक है, मतलब व्यवहार से। एग्जाम्पल देखो भाई, यहाँ पर एक हेलेन का सीन भी आता है। हेलेन जो है, आपको पता चलेगा ये है कौन, ठीक है। तो स्कॉलर्स आस्क टू सी हेलेन ऑफ ग्रीस। फोस्टूस क्या करता है भाई? अपने स्पिरिट का यूज करता है, अपने स्पिरिट का यूज करता है, मतलब इल्यूजन क्रिएट करता है। तो हेलेन का सीन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। है ना भाई, ह्यूमन साइड दिखती है उसकी। तो एग्जांपल आप यहाँ समझ सकते हो, स्कॉलर ने उससे पूछा भाई हेलेन ऑफ ग्रीस के बारे में, तो उसने जो है हेलेन ऑफ ग्रीस को दिखा भी दिया, इल्यूजन दिखा दिया उसका, ठीक है। अब आगे सुनो, लास्ट चांस क्या था। यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और कहता है मैजिक को छोड़ दो, रेपेंट करो बीबी, और भाई गॉड से मर्सी करो, उससे सॉरी मांगो, आस्क गॉड फॉर मर्सी, मुझे माफ कर दो। फोस्टूस क्या कहता है भाई, मतलब फील करता है कि वो रिपेंट करना चाहता है, बट फील्स होपलेस। अब उसके अंदर भाई आशा ही नहीं बची है। वो हेलन क्या, वो आपको आगे समझ आएगा, उसका सीन दे रखा है आगे। अब मेफिस्टोफिलिस, भाई टाइम तो उसका एंड हो ही चुका है, और मेफिस्टोफिलिस उसको रोक रहा है रेपेंट करने से बार बार, जब तो वो होपलेस फील कर रहा है। और मेफिस्टोफिलिस जो है भाई उसको थ्रेटन कर रहा है, और गिव्स हिम डैगर कि भाई अगर तूने रेपेंट कर लिया ना, अच्छा नहीं होगा, वैली बात है, क्योंकि इसका टाइम एंड होने वाला है, और पहले इसको बोल दिया था कि नहीं करना है तेरे को। और डेविल्स कॉल हिम, बट डेविल्स बुलाते हैं फोस्टूस और कहते हैं भाई टाइम इज ओवर, हेल इज नाउ, मतलब हेल अब तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, और रियल फॉर हिम, है ना भाई, बिल्कुल रियल था उसके लिए, मतलब ये चीज़ कि भाई इस हकीकत में हो रहा है, ये कोई इल्यूजन नहीं है उसका। और फोस्टूस जो है वो रोने लग जाता है, पनिशमेंट का डर उसको रहता है, और अपनी होप को वो खो चुका है, ठीक है, वैसा सीन चल रहा है। अब द एपोस्ट्रेफ टू हेलेन, अब हेलेन का सीन यहाँ पर आएगा भाई। देखो इस सीन में क्या होता है, अब जब डेविल वगैरह जो है ना, मेफिस्टोफिलिस वगैरह उससे पूछते हैं कि भाई तेरी लास्ट विश क्या है, सबसे पूछा जाता है, तो इससे ही पूछते हैं। तो इसी सीन में क्या करता है, लास्ट अपनी विश मांगता है, और मेफिस्टोफिलिस से बोलता है कि भाई हेलन ऑफ ट्रोय को लेके आओ, ठीक है भाई। और हेलेन जो है स्टेज पर आ भी जाती है, और जो भाई फोस्टूस का रिएक्शन होता है ना, वो इमोशनल हो जाता है, और स्टार्ट स्पीकिंग ब्यूटीफुल पोइट्री, और बिल्कुल जो है हेलेन के लिए पोइट्री गाने लग जाता है, बहुत प्यारी सी, है ना भाई। और हेलेन है कौन ये भाई? हेलेन ऑफ जो ट्रोय है ना, ये एक मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है, क्या है, बहुत ब्यूटीफुल ये वुमेन है। और ये कोज ऑफ ट्रोजन वॉर, ठीक है, ट्रोजन जो वॉर है इसकी वजह से ही हुआ था, किसकी वजह से? हेलेन की वजह से ही ये हुआ था। आगे बात करें, वाई डज फोस्टूस कॉल हेलेन, आपके मन में भी आ रहा होगा भाई कि हेलेन को बुलाया क्यों है? क्योंकि ही वॉन्ट्स एस्केप फ्रॉम फियर एंड प्लेजर एंड ब्यूटी, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है भाई, वो डर से थोड़ा दूर रहना चाहता है, प्लेजर थोड़ा आनंद चाहता है, और थोड़ा ब्यूटी देखना वो चाहता है। देखो भाई लास्ट टाइम चल रहा है उसकी, फिर और इच्छा भी उसकी कैसी है, क्योंकि हेलेन ऑफ ट्रोय का है कौन? ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, ये ध्यान रखना है। और फोस्टूस क्या कहता है भाई, देखना, कि मेक मी इमोर्टल विद अ किस, कि मुझे किस से क्या कर दो, इमोर्टल कर दो, है ना, मतलब मुझे अमर कर दो।
ये वाली बात हो गई, है ना। इमोर्टल लाइफ जीना चाह रहा था, तो मुझे क्या किससे अमर कर दो, वही वाली बात यहाँ पर ये कहता है। आप ये सीन देख सकते हो, ऐसी ये बात यहाँ पर करता है। आगे चले, रियलिटी क्या है भाई, हेलेन जो है ना वो रियल है ही नहीं, बल्कि एक डेमन है, मतलब एक इल्यूजन है, जो कि मेफिस्टोफेलिस दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, वो फोस्टोस को दिखा रहा है। रिजल्ट क्या हुआ भाई, किस डज नॉट सेव हिम, भाई किस उसको सेव नहीं करेगी, और इट लीड्स हिम क्लोजर टू डैमिनेशन, है ना भाई। और क्या भाई उसको कहाँ पे ले जा रही है, डैमिनेशन के क्लोज ले जा रही है, मतलब कि इल्यूजन के क्लोज ले जा रही है, और हेल में वो पहुंचने वाला है। द लास्ट आवर्स एंड डैमिनेशन, अब लास्ट का टाइम बचा है, और डैमिनेशन मतलब कि वो पहुंचने वाला है हेल में, ठीक है, कुछ ही घंटे बचे हैं। तो दिस इज द फाइनल मोमेंट ऑफ फोस्टूस लाइफ, और डेविल का आ चुके हैं उसकी सोल को लेने। और जो फोस्टूस है अब वो एरोगेंट नहीं बचा बिल्कुल भी, ना ही वो एंजॉय कर रहा है किसी भी चीज़ को, पूरी तरीके से डर में रिग्रेट और सैडनेस उसके अंदर भरी हुई है। और अब वो रियलाइज़ कर चुका है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक करी अपनी सोल को बेच के फॉर स्मॉल प्लेजर, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी चीज़ें ही वो कर पा रहा था जो हमने देखा पीछे। तो अब उसको समझ आ गया भाई मैंने बड़ी मिस्टेक कर दी। और जो स्कॉलर्स हैं, यहाँ पर स्कॉलर्स थे जो उसके साथी थे, उसके साथ भी इसकी कन्वर्सेशन होती है क्या, तो स्कॉलर्स कम टू मीट हिम, तो स्कॉलर्स आते हैं उससे मिलने, और फोस्टस उनको कुछ कहता है। क्या कहता है भाई, गो अवे एंड सेव योर सेल्फ, कि भाई यहाँ से तुम दूर चले जाओ और अपने आप को बचाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। तो टू एंजल्स यहाँ पर फिर आती है, तो गुड एंजल एंड बैड एंजल्स अपीयर्स अगेन। एंड देखो होता क्या है, तो गुड एंजल क्या कहती है, यू लॉस्ट हेवन एंड एटर्नल हैप्पीनेस, कि भाई तुमने वो डील करके क्या करा कि तुमने हेवन को और जो एटर्नल हैप्पीनेस जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, तुमने उसको खो दिया है। और बैड एंजल क्या कहती है भाई, यू विल फेस हेल एंड एंडलेस टॉर्चर, कि भाई लास्ट में देखो वो अब भी अच्छी बात कर रही है, और ये अब भी बुरी बात कर रहा है कि भाई तुम क्या फेस करोगे, तुम नरक फेस करोगे, और एंडलेस टॉर्चर जो कभी खत्म ही नहीं होगा, वो टॉर्चर तुम फेस करने वाले हो हेल के अंदर। द सोलिलिक्वी एंड डैमिनेशन, ठीक है, हेडिंग है आपकी। तो यहाँ पर डैमिनेशन किस प्रकार से होता है लास्ट में, और बट लास्ट आवर्स में क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या सोचा, फोस्टूस के बारे में यहाँ बताया गया। अब सोलिलिक्वी बता चुका, जहाँ पे खुद से बात होती है, जो कहे उसको सोलिलिक्वी बोलते हैं, और डैमिनेशन बता चुका हूँ क्या होता है। तो दिस इज फोस्टूस फाइनल सोलिलिक्वी, यानी लास्ट स्पीच खुद से, और ही इज़ अफ्रेड, इन पेन में है, और पूरी तरीके से रिग्रेट में है वो। और नाउ फियर इज़ नॉट ऑफ डेथ, बल्कि अब उसको डेथ का डर नहीं है, बल्कि फियर किस चीज़ का है उसको, एटर्नल डैमिनेशन का है, मतलब कि उसको हमेशा के लिए क्या मिलेगा, नरक मिलेगा। भाई मर तो मैं जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे इससे, ऐसा फोस्टूस फील करने लग गया, बल्कि क्या है मुझे पूरी अब मरने के बाद पूरा टाइम जो है मुझे हेल में ही रहना पड़ेगा, ये उसको काफ़ी सता रहा था। और टाइम प्रॉब्लम भाई, अब फोस्टूस पता क्या चाहता था, क्योंकि कुछ ही घंटे बच रहे हैं, वो चाहता था कि भाई टाइम रुक जाए, है ना, मोर टाइम, थोड़ा उसको और ज़्यादा टाइम मिल जाए, जिससे वो कुछ रिपेंट कर सके, गॉड से माफ़ी मांग सके। लेकिन और इसकी जो विश है ना, क्या थी भाई विश, कि जो उसका ये लास्ट घंटा बच रहा है ना, ये 1 साल, 1 मंथ या 1 डे के बराबर हो जाए ये, ठीक है। और रियलिटी क्या है, क्योंकि भाई टाइम तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो इसके लिए क्या ही रुकेगा, तो ये रियलिटी थी। पर वो चाहता था कि भाई टाइम रुक जाए, मेरा 1 घंटा का भाई 1 दिन मंथ के बराबर बन जाए, बट ऐसा कभी होता नहीं है। और रियल एनिमी है कौन, अब प्रॉब्लम भाई डेविल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट डेविल आउटसाइड, बल्कि रियल प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी कि है क्या, बल्कि जो डेविल उसके अंदर है, जो सिंफुल एक्शंस करने की चाह जो है फोस्टूस के अंदर है, वो बेसिकली क्या है, रियल प्रॉब्लम है, ना कि डेविल प्रॉब्लम है। क्योंकि डेविल को भाई बुलाया तो फोस्टूस नहीं था, क्योंकि वो चाहता था ऐसा सोल को बेचना ब्लैक मैजिक के थ्रू, वही वाली चीज़ है। तो रियल प्रॉब्लम जो डीप कंसेप्ट यहाँ पर यही आता है कि डेविल उसके अंदर है, उसका खुद का माइंड, उसका खुद का घमंड। और फोस्टूस जो है देखता है किसका, क्रिस्ट का ब्लड देखता है, सिंबल ऑफ सेल्वेशन, है ना। तो क्रिस्ट का ब्लड वो देखता है, और सिंबल ऑफ सेल्वेशन है, जो ब्लड है क्या है, सिंबल ऑफ सेल्वेशन का मतलब कि वह गॉड से माफ़ी मांगने का क्या है, वो एक तरीके से सिंबल है, और कि उससे वो मतलब कि वो रेपेंट कर सकता है, बच सकता है, और सिंगल ड्रॉप जो है ना उसको बचा सकती है हेल में जाने से, है ना। और बट बात क्या है कि जो एक क्रिस्ट है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जो क्रिस्ट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और फोस्टूस ट्राई करता है भाई हाइड इन अर्थ टू गो टू स्काई, लेकिन
अर्थ भी उसको रिजेक्ट कर देता है, हेवन भी उसको रिजेक्ट कर देता है, और उसकी जो फाइनल विश क्या है कि फोस्टूस कहता है कि मेक मी एन एनिमल, कि मुझे क्या बना दो, एक जानवर बना दो। क्यों बना दो? क्योंकि जो एनिमल है वो पीसफुली मर तो जाते हैं और उनको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलती है, इसलिए वो कहता है कि उसकी लास्ट विश थी मुझे कि जानवर बना दो। देख रहे हो भाई, आपको ध्यान रखना है। और क्लॉक जो है भाई वो स्ट्राइक कर जाती है 12 की तरफ, 12 बज जाते हैं और वो क्राई वापस रोने लग जाता है, चिल्लाता है, प्रे करता है और स्क्रीम्स करने लग जाता है। ठीक है, आप कुछ देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की उसकी हालत हो जाती है। और एंडिंग कैसी होती है? डेविल आते हैं और उसको ले जाते हैं। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है। और आफ्टर डेथ क्या होता है? स्कॉलर्स आते हैं, उसकी बॉडी को ढूंढते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से ब्यूरल देते हैं। मतलब जो डेथ के बाद जो एक प्रॉपर सेटअप होता है, जो करना होता है ना, ऐसे गाड़ना जलाना, वो वाली चीज़ वो करते हैं। समझ रहे हो। और लेसन क्या मिलता है भाई हमको इस यूनिट से? कि लिमिट्स के बियॉन्ड मत जाओ। मतलब लिमिट जो गॉड ने सेट करी है उस लिमिट के बाहर मत जाओ, लेकिन हमेशा अपनी लिमिट के बाहर हमें सोचना चाहिए। डू नॉट मिस यूज नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, आपने खूब पढ़ाई लिखाई कर ली, उसको घमंड मत करो, उसका मिस यूज़ मत करो, अच्छे काम के लिए यूज़ करो। एंड डू नॉट फॉलो एविल, कभी भी बुराई को फॉलो मत करो। ये लेसन है, ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ये जो यूनिट है ये फिनिश होती है। वो आपको समझ आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार ये थी, बहुत सिखाने वाली यूनिट थी। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। और वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है। और अगर आपको सेकंड यूनिट इसकी चाहिए, क्योंकि 3 यूनिट है बस, सेकंड यूनिट चाहिए तो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी लेके आएंगे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।